आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस विषय में कैपेसिटर के लिए फेल्योर्स इन कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर विभिन्न तरह की मेल फंक्शन पैदा कर सकता है। जैसा कि आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में माइका पेपर सिरेमिक, उस वक्त भी थोड़ा बहुत उसके कैपेसिटेंस के वैल्यूज के बारे में बताया गया था, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स आर मेजर कॉजेज ऑफ फेल्योर इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जहाँ कैपेसिटेंस काम में आता है और यदि उसका मान चेंज हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर के कारण, तो जो मेजर दो क्लासिक फेल्योर मोड है वो ओपन और शॉर्ट, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। यानी कैपेसिटेंस पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। जो कैपेसिटर का फेल्योर है वो बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे समय के साथ उसका वियर आउट होना, एजिंग, रिवर्स पोलरिटी वोल्टेज, जो पोलराइज टाइप नेचर के कैपेसिटेंस है उसमें आप पोलरिटी रिवर्स कर देते हो, मैकेनिकल डैमेज जब आप उसको लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक फेल्योर हो सकता है, हाई टेम्परेचर के कारण इसके पैरामीटर्स वेरी कर सकते हैं, सोल्डरिंग के वक्त भी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, उससे भी कैपेसिटेंस का मान बदल सकता है, ऑपरेशनल फीचर्स से कैपेसिटेंस का मान बदल सकता है, टेस्टिंग और इस तरह बहुत सारे जो कारण हैं उसके कारण कैपेसिटेंस में, जैसे आप पॉइंट वाइज देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब जो कैपेसिटेंस का मेन हार्ट होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और जो कि चार्ज स्टोर करता है, और जो मेटेलिक प्लेट्स या दो इलेक्ट्रोड के बीच में आप उसको लगाते हैं, तो द क्लासिक कैपेसिटर फेल्योर मैकेनिज्म इस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो है आपका, जो चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक में स्टोर रहता है फुल पोटेंशियल पे। अब यदि आप कैपेसिटेंस का साइज छोटा है और हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस उस पर पड़ रहा है, मतलब वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा अब लग जाती है, तो ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है वो ब्रेक हो सकता है। इसके कारण कैपेसिटेंस का मान बदल सकता है या वो शॉर्ट या ओपन हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो समय के साथ भी होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कैपेसिटेंस को काम में लेने के बाद उस कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है, तब भी उसके कैपेसिटेंस के मान में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह यदि उसको मैक्सिमम रेटेड कंडीशंस से ज़्यादा में काम में लिया तो वो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट होगा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल, जो कि समय और टेम्परेचर के साथ और ज़्यादा फास्ट होता डिटेरियोरेशन, जिससे कि वो ब्रिटल नेचर का या क्रैक्स उसमें पैदा हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स या मिस एप्लीकेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है। अब ओपन कैपेसिटर्स को जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ओपन कैपेसिटर्स का मतलब है कि जब आप डीसी रेटेड कैपेसिटर को एट हाई एसी करंट लेवल पे यदि आप अप्लाई करते हैं तो वो लोकलाइज हीटिंग जनरेट करता है, यानी एंड टर्मिनल्स पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, वो जो कि पावर लॉस के कारण था, आई स्क्वायर लॉसेस के कारण। और उसके कारण क्या होगा कि वो ओवर स्ट्रेस के कारण ओपन सर्किट की तरह, यानी आपके टर्मिनल लीड्स सेपरेट हो जाएंगे, आपकी डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोड्स की जो कनेक्टिविटी वो ओपन हो जाएगी। तो ये ओपन कैपेसिटर्स ये भी फेल्योर्स का एक कारण है। और ये जो आपका ओपन कैपेसिटर्स है वो हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट के कारण भी ओपन कंडीशन जनरेट हो सकती है, क्योंकि जो एंड टर्मिनल्स है वो ओपनली ट्रीट करने लग जाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन में देखा जाए तो सर्विस लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इसकी सर्विस लाइफ डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस का जो है
वो अप एंड डाउन होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मेटल की जो ब्रेकडाउन कैपेबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए। या फिर एक्सेस क्लैंपिंग प्रेशर नॉन रिजिड एनक्लोजर्स रखा जाए तो भी कैपेसिटेंस का मान बदल सकता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट हेडिंग इसमें स्लाइड में है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के कारण आपका डिक्रीज होता है। अब इससे जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस यदि डिक्रीज होगा या उसके कारण मॉइस्चर ट्रैप होगी उसके अंदर, तो वो ज़्यादा ह्यूमिड नेचर के अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता जाएगा, और जिससे कि कैपेसिटेंस का मान बदलता है। डिसिपेशन फैक्टर जो कि आपके टेम्परेचर के अप एंड डाउन के कारण जो डाइलेक्ट्रिक मेटल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता है, तो डिसिपेशन फैक्टर भी बदलेगा, इसके कारण कैपेसिटेंस का मान भी परिवर्तित होता है, यानी कैपेसिटेंस फेल हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सेम वो जो है टेम्परेचर के कारण डाइलेक्ट्रिक मेटल का जो परमिटिविटी वो बदलती है, और उससे कैपेसिटेंस का मान बदलता है, कैपेसिटेंस फेल हो सकता है। सीलिंग जो कि दो तरह की हर्मेटिकली सील्ड कैपेसिटर हो सकते हैं, या एपॉक्सी एनकेस्ड रैप एंड फिल कैपेसिटर हो सकते हैं। तो हर्मेटिकली सील्ड जो कैपेसिटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल प्रेशर, उसका जो हर्मेटिकल सील्ड कंटेनर है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जब प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो आपका इम्प्रेग्नेटेड फ्लूइड है अंदर वो लीक कर सकता है, या मॉइस्चर उसमें जा सकती है, तो उससे आपका कैपेसिटेंस फेल हो सकता है। इसी तरह जो एपॉक्सी एनकेस्ड रैप एंड फिल कैपेसिटर है उसमें जो आपका प्लास्टिक कवरिंग है या जो भी आपने एनकेसमेंट कर रखा है वो यदि प्रॉपर नहीं है, पोरस हो गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसमें ह्यूमिड नेचर अंदर प्रवेश कर रही है, यानी जो आर्द्रता के कारण, तो वो जो एब्जॉर्प्शन होगा इस ह्यूमिडिटी का, जो भी आपका आर्द्रता का, उसके कारण कैपेसिटेंस का मान बदलेगा और ये उसको फेल कर सकता है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, एक्सेलरेशन एंड शॉक किस एनवायरनमेंट में कैपेसिटेंस को काम में लाया जा रहा है। यदि वाइब्रेशन नेचर वाले या एक्सेलरेशन या शॉकिंग नेचर वाले एनवायरनमेंट में कैपेसिटर को काम में ला रहे हैं तो वो भी उसके मेल फंक्शन या उसके मान में परिवर्तन या उसके फेल के कारण हो सकते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है जिससे कि वो शॉर्ट या ओपन हो सकता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब जो वातावरणीय प्रेशर है उसका भी इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो आपको हर्मेटिक और नॉन हर्मेटिक जो भी है आपका कैपेसिटेंस उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उसका इंटरनल स्ट्रेस यानी इसका इंटरनल प्रेशर चेंज होता है और वो डाइलेक्ट्रिक मेटल का ओवरऑल स्ट्रेंथ को चेंज करता है। यदि हाई एल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई पे उसको काम में ले रहे हैं तो जिससे कि आपका हीट जनरेट होगा लीड टर्मिनेशन पे, और वो आइसकार लॉस के कारण जो आपका इवेंचुअली वो फेल हो सकता है। रेडिएशन जो कि पर्टिकुलर फील्ड एप्लीकेशन जैसे आपके स्पेस या न्यूक्लियर एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कैपेसिटेंस को काम में ले रहे हो, वहाँ पे रेडिएशन के कारण इसका ट्रांजिएंट या परमानेंट प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कैपेसिटेंस शॉर्ट या ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि आप ग्लास एज ए डाइलेक्ट्रिक मेटल ले रहे हैं एंड इनऑर्गेनिक डाइलेक्ट्रिक काम में ले रहे हैं जैसा कि ग्लास लेते हैं, तो वो रेडिएशंस के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, यानी उसके प्रति एफिशिएंटली वर्क करता है। लेकिन ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर यदि काम में लेते हैं तो वो रेडिएशन से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह ये जो इस स्लाइड के जितने पॉइंट वाइज दिखाए गए हैं कि जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हुआ, डिसिपेशन फैक्टर डाइलेक्ट्रिक, तो ये सारे कारण आपके वन बाय वन उसके फेल्योर के कारण हो सकते हैं। अब यदि इलेक्ट्रिकली सिम्टम्स को देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक फेल्ड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर विद एन ओपन वेंट और फॉलोइंग कैपेसिटेंस वैल्यू डिक्रीजेस टू बिलो द रेटेड वैल्यू, यानी कैपेसिटेंस को यदि चेक किया जाए तो उसका मान जो रेटेड
वोल्टेज रेटेड उसका माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड या जो नैनोफेरेड का रेंज है जो दिखाया गया है, उससे यदि कम होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिम्टम। ESR इंक्रीजेज टू वेरी हाई वैल्यूज, जो इलेक्ट्रिकल सीरीज रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाएगा, वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिम्टम। विजिबल सिम्टम्स में ये होता है कि जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लीकेज जो है आपका इम्प्रेग्नेटेड फ्लूइड का वो दिखने लग जाता है बाहर, टर्मिनल डिटेच होते हैं कंटेनर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर के कारण, या उसका जो कंटेनर है वो उसका टॉप का कंटेनर फट जाएगा, वो दिखता है इसमें, या क्रैक दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो और सर्किट बोर्ड पे आप जो जहाँ पे उसको लगा रहे हो वहाँ रस्ट या कुछ अलग तरह के नेचर या डार्क स्पेसेस या बर्निंग फ्लैश यानी जलने के कारण उसका कुछ ब्लैक किस नेचर का सरफेस दिखाई देगा पीसीबी पे। तो ये एक विजिबल सिम्टम्स और इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स से आप उसके फेल्योर का पता कर सकते हो। ये कुछ सिंपल एग्जांपल दिखाया गया कि जिसमें ये सिल्वर नेचर का कंटेनर दिखा जहाँ पे जो टॉप आपका पूरी तरह से फट चुका है। इनमें आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि इसका टॉप जो फ्लैट की जगह फुल के ऊपर की तरफ आ गया। तो ये एक विजिबल इसका देखने का तरीका है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि फेल्योर्स जो है आपके पेपर, माइका, सिरेमिक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी है या वेरिएबल कैपेसिटर्स है, इनका थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि जैसे सिरेमिक कैपेसिटर, मोस्ट फेल्योर इन सिरेमिक का जो सिरेमिक कैपेसिटर का, वैसे तो मेन हेडिंग्स आप अभी पिछली स्लाइड्स में देख चुके हो, वही हम यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटर के लिए जानना चाहेंगे कि एनकेसमेंट मटेरियल, जैसे एनकेसमेंट जिस मटेरियल्स को उसको एनकेस किया गया है या लीड असेंबली उसको लगाया गया, वो भी एनवायरनमेंट के कारण चेंज कर सकता है। जैसे आप प्लास्टिक कोटेड कर रहे हो या किस एल्यूमिनियम केस में लगा रहे हो तो वो सिरेमिक कैपेसिटर के रंग को बदल सकता है। इलेक्ट्रिकल डिग्रेडेशन, इट इज़ कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मेटल उसकी स्ट्रेंथ बदलती है, या जो मॉइस्चर है वो कोटिंग के थ्रू अंदर कैपेसिटर सेक्शन में प्रवेश कर जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्रेडेशन का कारण होगा। इंटरमिटेंट और ओपन फेलियर्स आर कॉज्ड बाय द पुअर सोल्डरिंग टेक्निक्स, यदि सोल्डर सही ढंग से किया गया है नहीं है, टर्मिनल डिजाइन जो भी लूज या डिटेच्ड है उसके कारण भी ओपन फेल्योर हो सकता है। ये सिरेमिक टाइप में है। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक को देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक दो तरह से, आइदर द ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्म ड्यू टू द लो IR और लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द हाई IR। तो इन दोनों के कारण dielectric breakdown is an electrochemical failure that is caused by improper chemical composition of dielectric metal used in manufacture। यदि जो डाइलेक्ट्रिक मेटल काम में ले रहे हैं यदि इम्प्रॉपर होगा, उसका केमिकल कंपोज इम्प्रॉपर होगा, तो वो भी ब्रेकडाउन का कारण होगा, क्योंकि रेटेड जो उसकी वैल्यूज़ है, वोल्टेज हुआ, टेम्परेचर हुआ, जो इस कंडीशन में उसको काम में ले रहे हो तो वो अर्ली फेल कर सकता है रेजिस्टेंस को, सॉरी कैपेसिटेंस को। द एडिशन ऑफ द कॉन्टामिनेंट सच एज क्लोराइड इज ऑल्सो प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन डाइलेक्ट्रिक। यदि क्लोराइड टाइप नेचर की यदि आपने डाइलेक्ट्रिक मेटल में काम में लिए हैं तो वो भी ब्रेकडाउन का फेलियर का कारण हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक लीकेज जो मैकेनिकल फेलियर के कारण होता है, जो कि मैकेनिकल फेलियर का मतलब है उसका इनसफिशिएंट कंप्रेशन सील, लीकेज एट द वेल्ड ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, जैसे एक्सेल लेट डिवाइसेस में, लीकेज अराउंड द एल्यूमिनियम और टेंटलम टर्मिनल इन प्लास्टिक हेडर्स और सेल्स। तो ये कारण हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट लीकेज, और जिसके कारण वो कैपेसिटेंस पूरी तरह फेल हो सकता है या ओपन या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये आपका पुअर वेल्ड हुआ, प्रेशर कनेक्शंस जो कि उसके अंदर होगा, ये कारण हो सकते हैं। पेपर और फिल्म कैपेसिटर, जो प्लास्टिक फिल्म है, पेपर और प्लास्टिक फिल्म में देखा जाए तो इस इलेक्ट्रोलाइट के समान ही इसमें फेलियर होगा कि जैसे पेपर है उसको आप इम्प्रिग्नेट किया हुआ है, ऑयल इम्प्रिग्नेट किया है, पुअरली है या उसकी पैकेजिंग सही नहीं की, तो मैकेनिकल फेलियर से भी उसका हो सकता है। टेम्परेचर के कारण भी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बदल सकता है। रफ एजेस ऑन फॉइल इलेक्ट्रोड्स कॉज द अर्ली शॉर्टनिंग, स्पेशली इफ द लोअर प्लेट इज थिकर देन द अपर प्लेट, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये एक कॉमन पेपर और फिल्म कैपेसिटर के अंदर भी पाया जा सकता है। अब यदि ये जो फेल्योर को आप समझ सकते हो, यानी फेल्योर का मतलब मेन जो फेल्योर है या तो उसके इलेक्ट्रिकल वैल्यू में परिवर्तन हो जाना, या वो टोटल शॉर्ट हो जाना, या
टोटल ओपन हो जाना। तो ये एक फेल्योर्स इन कैपेसिटर्स का एक प्रकार आपने जाने और उसके किस कारण फेल होता है। अब इसको एक तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे आप उसको टेस्ट करते हो। हाउ टू टेस्ट ए कैपेसिटर यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। अब किसी भी कैपेसिटेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो उसमें चार्ज है उसको फुली डिस्चार्ज किया जाए। तो डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर लीड्स को आप शॉर्ट कर दें, जिससे कि वो उसका जो चार्ज है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर सेट द मल्टीमीटर टू हाई रेजिस्टेंस मोड, रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस मोड पे कनेक्ट करते हुए अब कल जो मल्टीमीटर के टर्मिनल पे कैपेसिटर लीड को कनेक्ट करते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जब आपको बताया गया तो उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट ऑफ द लीड्स छोटी बड़ी होती है या नेगेटिव साइन उस पर इंडिकेट होता है, जिस पे आपको नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है। तो उस पोलरिटी के अकॉर्डिंग इसको मल्टीमीटर से कनेक्ट करना ये ध्यान रखने की बात है। जब आप कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देते हो तो मल्टीमीटर की नीडल जो है वो पहले जीरो की तरफ मूव करेगी, देन मूव टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। जीरो से फिर वो इन्फिनिटी की तरह धीरे धीरे मूव करते हुए वहाँ पे सेटल हो जाएगी। जब सेटल हो जाती है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब वो कैपेसिटर जो आपने टेस्ट किया है वो हेल्थी है, यानी उसमें किसी तरह का फेल्योर नहीं है, ना वो ओपन है ना वो शॉर्ट टाइप है। तो ये एक बेसिक उसका है। अब यदि कैपेसिटर जो टेस्ट में लिया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है जिस कैपेसिटेंस का, यदि वो शॉर्ट कैसे है, यदि ख़राब है और शॉर्ट है तो वो क्या है कि उसको यदि मल्टीमीटर से कनेक्ट किया है तो वो नीडल जो है आपकी जीरो पे जाएगी और वहीं पे रहेगी। वहीं पे रहने का मतलब वो शॉर्ट दिखा रहा है। और यदि ओपन है तो मल्टीमीटर नीडल विल नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगी, वो इन्फाइनाइट पे रहेगी। पोजीशन विच इज इनिशियल पोजीशन फॉर एनालॉग मल्टीमीटर से आप यदि चेक कर रहे हो तो वो शुरू से ही इनफाइनाइट पे रहेगी, इसका मतलब वो ओपन है। अब यदि लीकेज टाइप है, अब ये तो शॉर्ट या ओपन दोनों को आप समझ लिया यदि मल्टीमीटर में आप लगाओगे। अब यदि उसमें लीकेज है मतलब उसका कुछ मान, तो नीडल पहले जीरो की तरफ जाएगी और वो इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी, लेकिन वो प्रॉपरली इनफाइनाइट में नहीं जाके उससे पहले ही वो सेटल हो जाएगी। इसका मतलब वो लीकेज टाइप का कैपेसिटेंस है, उसमें कुछ लीकेज है, उसका परफेक्ट नहीं है, वो हेल्दी कैपेसिटेंस नहीं। और ये पूरा जो आपको इसलिए समझाया गया है कि फेल्योर्स इन कैपेसिटेंस के जानने के बाद आप कैपेसिटेंस को मल्टीमीटर की सहायता से देख सकते हैं। और ये रफ टेस्ट है, और एक्चुअल जो है कैपेसिटर मीटर आता है उससे आप उसके मान को पता करते हुए उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। इस तरह आपने फेल्योर्स ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में जाना और कैपेसिटेंस में किस तरह से वो ओपन हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है या लीकेज टाइप हो सकता है, जो कि एनवायरमेंटल फील्ड पे निर्भर करता है, आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे निर्भर करता है। एनवायरमेंटल फील्ड का मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। मैकेनिकल एनवायरनमेंट में आ गया जो वाइब्रेशन, एक्सलेशन, शॉक। केमिकल भी वो अफेक्ट हो सकता है, रेडिएशन से अफेक्ट हो सकता है। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, करंट, वोल्टेज, उसकी परमिटिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स काम में ले उनके मेटल्स की स्ट्रेंथ, उसकी डाइलेक्ट्रिक मेटल का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर। तो विभिन्न प्रकार के जो रीजन हैं जिससे कि कैपेसिटेंस का मान बदल सकता है, या वो ओपन हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है, या उसमें कुछ लीकेज हो सकता है जो कि रेजिस्टेंस की फेल्योर्स का कारण हो सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपकी प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सहायक नहीं होगा। यदि शॉर्ट हो जाएगा तो आपका सर्किट सही काम नहीं करेगा, ओपन हो जाएगा तो भी सर्किट काम नहीं करेगा, लीकेज हो जाएगा तो भी सर्किट सही काम में नहीं करेगा। यानी आप जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटेंस को काम दे रहे हो उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सर्किट सही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार
जो कैपेसिटेंस का फेलोर है उसको जाना और उसकी सिंपल टेस्टिंग के जो कैसे मल्टीमीटर से आप पता कर सकते उसको देखा और समझा, जो कि बहुत आवश्यक है। थैंक यू, आपने इस फेलोर से कैपेसिटी